स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फ्रिक्शन में जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं उन सभी की स्टडी करेंगे। लेकिन अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आपको शोरगुल सुनाई दे रहा है उसके लिए मैं खेद है। बगल में ना एक फंक्शन है, उसी के जनरेटर चल रहा है तो उसी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके लिए मैं खेद है। देखिए वीडियो तो रुकनी नहीं चाहिए, वीडियो तो आएगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो टर्मिनोलॉजी जो फ्रिक्शन में यूज होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं? तो आपका होता है रिजल्टेंट रिएक्शन, जिससे आर से डिनोट करेंगे। फ्रिक्शन एंगल जिसको फाई से डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज जिसे थीटा से डिनोट करेंगे। और एक होता है आपका फ्रिक्शन कोण। तो पहले हम समझते हैं आपका रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होता है। पहले से मैं इन सभी चीज़ों को बना कर मैं रखा हूँ, फिर भी मैं आपको अलग पेपर पर ले चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि आपका रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए, मानना ये है आपको कि एक फर्श है ना, वीडियो थोड़ी सी, हाँ ठीक है, ये आपका फर्श है। इस फर्श पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का वेट W है जो नीचे की तरफ लगेगा। वेट आपका हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और जो वेट है ना इसी फर्श पर लगेगा। तो यहाँ से आपको एक नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा N। और जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपका इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा जी, बताइए। तो इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों आपका फोर्स है। तो दो जब फोर्स है आपका, तो हम इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना, इन दोनों फोर्स का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे जिसे हम आर से डिनोट करेंगे, यही रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट रिएक्शन होता है। और इसी रिजल्टेंट और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, और देखिए अब मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ। इस डॉटेड जो लाइन है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है और यही डॉटेड लाइन आपका नॉर्मल रिएक्शन है। देखिए ना जी, एडजेसेंट साइड है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसका एडजेसेंट साइड ये बन गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी का मैग्नीट्यूड होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो आपका ये भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अब देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ त्रिकोणमिति की हेल्प से tan फाई इज इक्वल टू, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स ही है यहाँ पे, तो P बाई बी, tan फाई इज इक्वल टू P बाई बी। P है आपका F स्मॉल f और B है आपका N। F की जो वैल्यू होगी म्यू N होगी और N नीचे ऑलरेडी है तो N से N खत्म। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये रिलेशन मिलता है हमको, ठीक है ना, ये रिलेशन मिलता है। इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है मैं पहले ही। तो ये कब वैलिड है? ये आपका लिमिटिंग कंडीशन पर वैलिड है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है, लेकिन इस और अच्छे से तब क्लियर होगा ना जब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ। उस समय आपको ये लिमिटिंग कंडीशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो समझ आ गया रिजल्टेंट रिएक्शन और फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। ये फाई, ये वाला फाई है, रिजल्टेंट रिएक्शन ये वाला रिजल्टेंट है। जब आप फाई हो गया ये ना, तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। अब हम एंगल ऑफ रिपोज की चर्चा करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन इसे एक अच्छे डायग्राम से हम समझते हैं, बड़ा सा डायग्राम लेकर। एंगल ऑफ रिपोज को हम थीटा से डिनोट करते हैं और यही एंगल ऑफ रिपोज आपका थीटा यहाँ पे है। इसी थीटा को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा एंगल पर आपका एक प्लेन रखा हुआ है और इस प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट लगेगा। अब यहाँ पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। देखिए बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है आपका ये W जो होता है ना, अगर ये वेट रखा हुआ है, ब्लॉक है ये, इसका वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसी के परपेंडिकुलर होगा। इसी वेट के लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है।
क्योंकि अगर आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है तभी ये सही है, लेकिन जब आपका जो ब्लॉक है किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है तो वेट तो आपका हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन आपका जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। तो इसी तरह से ये है। अब मान लीजिए कि मैं मान लूँ कि ये आपका वाई एक्सिस है, और मैं मान लूँ कि ये वाई एक्सिस है और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये आगे तक जाएगा इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये थीटा जो है ना यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका थीटा हो जाएगा। इस कैसे हुआ, इसे आप 9th 10th के प्रमेय जो पढ़े होंगे आप उसमें आपको मिलेगा, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है ये जो थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो थीटा वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये डब्लू, जब इसको रिजॉल्व करेंगे आप डब्लू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इसके अपोजिट में डब्लू साइन थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो ब्लॉक है ना इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में फिसल रहा है, ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में फिसल रहा है। जब इस डायरेक्शन में फिसल रहा है यानी इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू म्यू एन होगी। देखिए यही चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिग्मा इफेक्ट्स लगाना है। सिग्मा इफेक्ट्स यानी म्यू एन इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, सिग्मा इफेक्ट सिग्मा वाई एक वाई, क्योंकि आप पहले से चैप्टर में पढ़ते आ रहे होंगे। अब मैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 यानी एन इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करिए। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय द इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इस तरह से आपको डिवाइड करना है, म्यू एन बटे एन डब्लू साइन थीटा बटे डब्लू कॉस थीटा। इस तरह से एन से एन खत्म, डब्लू से डब्लू खत्म, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। देखिए टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू थीटा, और हमने यहाँ पर अभी देखा है टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू फाई। तो क्या इन दोनों से पता चलेगा ना, फाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, इन दोनों रिलेशन से पता चल जाता है। और ये कब वैलिड है, ये भी आपका वैलिड है लिमिटिंग कंडीशन पर, और ये भी आपका वैलिड है लिमिटिंग कंडीशन पर। इसलिए ये जो नया इक्वेशन बन के आया है ना, ये भी आपका वैलिड होगा लिमिटिंग कंडीशन पे, ठीक है। ये थीटा जो है इसको एंगल ऑफ रिपोज करते हैं, और जब पूरा इस तरह का ब्लॉक होता है तो इसको जब आप खोलेंगे ना मैथमेटिकली तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बच रहा है फ्रिक्शन कोण। फ्रिक्शन कोण को समझना बिल्कुल आसान है, आपको इमेजिन करना होगा। यहाँ पे इमेजिन करने के लिए मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ले लिया है, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। तो अगर आप इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को लगाएंगे ना, इस डायरेक्शन, उंगली पर ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, एक मिनट रुकिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब जब आप इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को इस डायरेक्शन में आप अप्लाइड फोर्स को लगाएंगे ना इस तरफ, तो इस तरफ आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। अगर आप यहाँ लगा रहे थे तो इसको अपोजिट में यहाँ मिल रहा था, जब आप यहाँ लगाएंगे तो इधर मिलेगा, जब आप यहाँ लगाएंगे तो इधर मुड़ता जाएगा, ये इधर लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, इधर लगाएंगे तो इधर जाएगा, इधर लगाएंगे तो इधर जाएगा, इधर लगाएंगे तो इधर फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। फिर अप्लाइड फोर्स को आप इधर लगाएंगे तो इधर मिलेगा, अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो कहने का मतलब है कि जब आप अप्लाइड फोर्स को 360 डिग्री घुमा रहे हैं ना, जब अप्लाइड फोर्स को 360 डिग्री घुमा रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं आप, सेम अमाउंट की अप्लाइड फोर्स को आप पूरे बॉडी में 360 डिग्री घुमा रहे हैं, चेंज कर करके, है ना, उसका डायरेक्शन चेंज कर करके, तो आपको फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना वो भी आपका 360 डिग्री चेंज हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। तो कहने का मतलब है कि जब आपका
कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब आप अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे चेंज करेंगे ना पूरे 360 डिग्री, तो उसकी वजह से आपका फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी उसका चेंज हो जाएगा। और आपको पता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच आपका रिजल्टेंट बनता है, तो रिजल्टेंट भी आपका 360 डिग्री चेंज होगा। और ये इस तरह से चेंज होगा ना कि पूरे 360 डिग्री को जब आप मिलाएंगे ना तो आपका राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। इस तरह से राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा, तो वो एक कोन की तरह बन जाएगा। और उसी कोन को हम कहते हैं फ्रिक्शन कोन, ठीक है ना, उसी कोन को बोलते हैं फ्रिक्शन कोन। कहने का मतलब है कि रिजल्ट अप्लाइड फोर्स को आप चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा 360 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज करेंगे तो फिर आपका सर्कल कोन जो है बिगड़ जाएगा। जब इसको चेंज करते जाएंगे 360 डिग्री चारों तरफ से, तो फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज होता रहेगा। और जब ये चेंज होगा तो आपका रिजल्टेंट भी 360 डिग्री चेंज होगा। और यही रिजल्टेंट आपका गोल गोल जब घूमेगा ना तो आपका राइट सर्कुलर कोन बना देगा, और इसी कोन को फ्रिक्शन कोन कहते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो एंगल होता है आपका फाई होता है, तो ये वाला भी एंगल होगा, ये भी फाई होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट है, तो ये भी आपका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। और इसका जो रेडियस है ना, इस कोन का जो रेडियस है, देखिए यही फ्रिक्शन फोर्स के साथ ये है ना, इसी फ्रिक्शन फोर्स के साथ यहाँ से यहाँ तक गया था, मैंने आपको बताया था। इसको जब आप मिलाएंगे, इसी को मिलाएंगे आप, तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये आपका जो इस कोन का जो रेडियस होता है ना, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फ्रिक्शन फोर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फ्रिक्शन फोर्स, और ये यहाँ से यहाँ तक डाया है, यानी डाया हो जाएगा आपका 2F, स्मॉल f, है ना, ध्यान देने वाली बात है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई होगी कहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है, कुछ है ना, कुछ शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में फीडबैक फॉर्म मिलेगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उसको जरूर भरिए, वो कंपल्सरी है ना। उसमें आपको क्या करना है, आपको जानकारी देनी है कि मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम के बारे में आपकी क्या राय है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।